नमस्कार दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं दोबारा मोहब्बत का दूसरा भाग। तो कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने अपने आसपास देखा, जहां काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्हें देख किसी की भी रूह कांप जाए। सामने बैठा शिव उस आदमी को घूरे जा रहा था। उस आदमी ने अपनी कांपती सी आवाज में कहा, शिव सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? शिव अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, अभी पता चल जाएगा। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। आगे पीछे चल रही 4 गाड़ियों से बॉडीगार्ड उतरे। एक बॉडीगार्ड ने जाकर वाइट कलर की रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और सर झुकाकर अपने बॉस को ग्रीट किया। गाड़ी से देव अपना कोट ठीक करते हुए उतरा और डार्क हाउस के अंदर चला गया। उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर जाने लगे और कुछ निगरानी के लिए बाहर ही खड़े रहे। अपने बॉस को आता देख शिव खड़ा हुआ और देव को ग्रेट किया। वही देव को देखते ही उस आदमी के पसीने छूटने लगे। देव अपने चेयर पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था, कोई भी कांप जाए। देव ने शिव को बोलने का इशारा किया। शिव ने बोलना शुरू किया। बॉस साहिल वर्मा ने हमसे यह कहकर लोन लिया था कि उसे अपने बेटे की फीस भरनी है, जो अभी हॉस्टल में है। लेकिन हमारे आदमियों ने इसे क्लब में जुआ खेलते हुए देखा और अब इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है हमें देने के लिए। शिव की बात सुन साहिल घबरा गया। वहीं जब देव ने साहिल के रंग उड़े हुए चेहरे को देखा, तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। देव ने शैतानी आवाज में कहा, तो साहिल वर्मा, मुझे मेरे पैसे कब लौटाओगे? तुमने पैसे कहाँ उड़ाए कहाँ नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। साहिल अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अभी मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। प्लीज, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देव हंसते हुए बोला, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। देव की बात सुन साहिल की आंखों में चमक आ गई। देव ने अपनी जेब से एक फोटो निकालते हुए कहा, तुम्हारी भतीजी, वह चाहिए मुझे। देव की बात सुन शिव और साहिल वर्मा दोनों ही हैरान रह गए। शिव जानता था उसके बॉस सनाया से प्यार करते हैं, और वहीं साहिल वर्मा यह सोचकर हैरान था, उसके इतने अमीर बॉस को एक मामूली सी लड़की क्यों चाहिए। देव साहिल की बातों को इग्नोर करके आगे कहा, उसके बदले मैं तुम्हारा लोन भी माफ कर दूंगा और एक बहुत मोटी रकम भी दूंगा, जिससे तुम सारी जिंदगी बैठ कर खा सकते हो। बोलो, मंजूर है? देव की बात सुन साहिल वर्मा सोच में पड़ गया। देव ने खड़े होते हुए कहा, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। सुबह 9 बजे मंदिर में या तो अपनी भतीजी तुम लेकर आओ, या मेरा पैसा, यह तुम्हारे ऊपर है। इतना कहते ही तो देव वहां से निकल गया। शिव भी उसके पीछे ही चला गया। शाम का वक्त था। घर आकर साहिल ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया था, जो भी आज हुआ था, और देव के ऑफर के बारे में भी, जिसे सुन मीनाक्षी में लालच आ गया। मीनाक्षी ने कहा, तो आपने सोचा क्या, सीधा हाँ बोल देते। साहिल ने कहा, वह मुझे लगा श्रीसा शादी के लिए मानेगी नहीं। मीनाक्षी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं मानती। शायद उसको याद नहीं मैंने क्या क्या किया है उसके साथ, दोबारा भी कर सकती हूँ। तभी शायद साहिल कुछ सोचते हुए बोला, तुम कुछ बेवकूफ़ी मत करना। मुझे पता है कैसे मनाना है श्रीसा को शादी के लिए। फिर वह दोनों उठकर श्रीसा के रूम में चले गए। श्रीसा अपने रूम में चुपचाप बैठी थी और उसके आसपास साहिल और मीनाक्षी बैठे थे।
आज दोनों के रंग कुछ बदले बदले थे। साहिल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, पता ही नहीं चला। मीनाक्षी भी अपना ड्रामा करते हुए बोली, हाँ देखिए ना, कब भैया भाभी के जाने के बाद यह हमारे पास आई थी, इतनी सी थी, आज देखो सही कहाँ किसी ने वक्त पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। उन दोनों की बातें श्रीषा के ऊपर से जा रही थी। साहिल बोला, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रीषा कंफ्यूज सी होकर कहा, जी कहिए चाचू। साहिल ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। वह लोग बहुत अच्छे हैं बेटा, वह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अमीर खानदानी लोग हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और तुम्हें आगे पढ़ने भी देंगे। उनके इतना मनाने पर श्रीषा मान गई। अब वह कर भी क्या सकती थी। वह जानती थी अगर वह प्यार से नहीं मानी तो उसके चाचा चाची जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे। जैसा कि हाँ सुनते ही दोनों वहां से चले गए और श्रीषा अपने बेड पर लेट गई और सोचने लगी क्या उसने सही फैसला किया है। लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त था जब देव अपने जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और उसके पास आहान भी दौड़ रहा था। देव ने आहान से पूछा, दीवान के डील का क्या हुआ। आहान ने वैसे ही दौड़ते हुए कहा, वह मैंने फाइनल कर दी है, कल परसों तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। देव ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और वापस दौड़ने लगा। जिम में राहुल और संजू भी थे। वह दोनों अपनी ही मस्ती में बातें कर रहे थे। ऑफिस की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। संजू ने उन दोनों को देखते हुए कहा, यह दोनों इंटरनेशनल कुंवारे सिर्फ ऑफिस के कामों में ही लगे रहते हैं, यह नहीं शादी करने वाले, और मुंह बनाने लगा। राहुल ने कहा, हाँ यार, शादी करके कोई अच्छी सी भाभी ले आए हमारे लिए। कुक के हाथ का खाना खाते खाते मैं थक गया हूँ। संजू ने फिर कहा, देव भाई के पास तो मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर भी यह सनाया से शादी नहीं कर रहे हैं। हम तो आज तक मिले भी नहीं उनसे, बस सुना है देव भाई की गर्लफ्रेंड है। राहुल ने थोड़ा धीरे से कहा, मुझे तो लगता है कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस दादाजी को उल्लू बना रहे हैं। आहान ने कहा, ऑफिस कब आ रहे हो तुम दोनों? फजूल की बकवास करने वालों, तुम दोनों बस कॉलेज जाते हो, ऑफिस ज्वाइन करते हो, बस यही करना है क्या सारी जिंदगी? आहान हम दोनों की बकवास से इरिटेट होते हुए कहा। आहान की बात सुनी दोनों शक पका गए। संजू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वाह भाई, आज हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हम चलते हैं, आप करें जिम। चल राहुल, वरना लेट हो जाएंगे। दोनों वहां से दुम दबाकर भाग गए। उनकी हरकत देख आहान ने सिर हिलाया और कहा, पता नहीं कब सुधरेंगे यह दोनों, और वापस जिम पर दौड़ने लगा। उसने देखा देव कुछ सोच रहा है। उसने वैसे ही दौड़ते हुए पूछा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तू करने क्या वाला है? उसकी बात काटते हुए देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार करो भाई। इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। देव ने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बात सुनकर देव के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। देव ट्रेडमिल बढ़ाते हुए फोन चेक किया, तभी उसने देखा शिव का कॉल है। उसने कॉल पिक कर कहा, बोलो क्या अपडेट है? उधर से शिव बोला, बॉस साहिल वर्मा मान गया है, वह लोग 9 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे। क्योंकि बात सुन देव के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने ट्रेड से उतरते हुए कहा, गुड, और कॉल कट कर दिया। देव के पास खड़ा राहुल उसे देख रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तेरी मुस्कुराहट कुछ ठीक नहीं लग रही है। राहुल की बात सुन देव ने उसकी तरफ देखा और एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, वहां से अपने रूम में चला गया। देव को जाते देख राहुल ने अपने मन में कहा, अब पता नहीं क्या करने वाला है यह। बोल वह भी जिम से चला गया। दूसरी तरफ श्रीषा श्याम मंदिर के एक रूम में बैठी तैयार हो रही थी और उसके पास पल्लवी खड़ी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी पल्लवी ने इधर उधर घूमते हुए कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
तेरी शादी, वह भी यूं अचानक। श्रीषा ने घूमते पहनते हुए कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। श्रीषा की बात सुन पल्लवी उसे देखने लगी। पल्लवी ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, लेकिन यार तेरी भी कोई जिंदगी है। तू कब तक तेरे चाचा चाची की मनमानियां सहेगी? श्रीषा ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा, तू तो जानती है, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से वह लोग जो चाहते हैं वही होगा। तो मुझे फिजूल की बगावत करने का कोई शौक नहीं है। फिर वह वापस आईने की तरफ घूमकर खुद को तैयार करने लगी। पल्लवी बस एकटक श्रीषा को देख रही थी। वह जानती थी आज श्रीषा बहुत दुखी है, लेकिन वह बोलेगी नहीं। यह बात वह अच्छे से जानती है। श्रीषा को अपना दुख छुपाना कितना अच्छे से आता है। श्रीषा ने आईने से देखा, पल्लवी अभी भी उसे ही देख रही थी। उसने शरारती अंदाज में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर देख आ गया मेरा पति हस्बैंड है कि नहीं। इतना कर कहते हुए उसने हंसते हुए अपनी एक आंख बंद कर दी। श्रीषा की इस हरकत पर पल्लवी आंसुओं में भी मुस्कुराने लगी। उसने श्रीषा के सर पर हाथ फेरा और पल्लवी रूम के बाहर चली गई। पल्लवी के जाते ही श्रीषा ने अपना सिर नीचे कर लिया। शायद जो आंसू उसने इतनी देर से अपनी आंखों में समेट के रखे थे, वह बाहर आने को बेकरार थे। मंदिर के बाहर गेट पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से एक दर्जन बॉडीगार्ड बाहर निकले। एक बॉडीगार्ड चमचमाती हुई रोल्स रॉयस के गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहां शिव आया और उसने बॉडीगार्ड को अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और खुद जाकर गाड़ी का डोर ओपन किया। शिव के डोर ओपन करते ही कार से देव बाहर आया। ब्लैक बिजनेस सूट, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन, बाल जेल से सेट किए हुए देव बहुत हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था। देव ने अपना कोट ठीक करते हुए शिव से पूछा, सारी तैयारियां हो गई? शिव ने अपना सिर नीचे कर जवाब दिया। देव ने हाँ में जवाब दिया और मंदिर के अंदर जाने लगा। देव पहले ही सारा मंदिर खाली करवा दिया था। सबको मालूम था यहाँ कोई बड़ा आदमी आने वाला है। तभी सीढ़ियों पर खड़े साहिल और मीनाक्षी की नज़र देव पर पड़ी। देव को देखते ही मीनाक्षी को श्रीषा से जलन होने लगी। उसने अपने मन में कहा, इस मनहूस की किस्मत तो देखो, ना जाने कौन सा गुल खिलाया होगा जो यह इतना अमीर आदमी उससे शादी करना चाहता है। मीनाक्षी ने मुंह बनाकर यह सब सोच ही रही थी कि देव उन दोनों को इग्नोर कर मंदिर के अंदर चला गया। इस तरह हरकत से मीनाक्षी और चिढ़ गई। वहीं साहिल को तो यह अपनी बेइज्जती लगी ही रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर वह दोनों ही मंदिर के अंदर चले गए। देव जैसे ना मंदिर के अंदर गया जहां पंडित जी पहले से मौजूद थे। देव को देखते ही पंडित जी के पसीने छूटने लगे, तो देव जाकर बैठ गया और उसने शिव को देखकर कहा, जितना जल्दी हो सके इस ड्रामे को खत्म करो। देव की बात सुन शिव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मीनाक्षी को श्रीषा को लाने को इशारा किया। मीनाक्षी वहां से मुंह बनाते हुए मंदिर के ऑफिस में चली गई श्रीषा को लेने। उसने जाकर मंदिर के ऑफिस का गेट खोला। उसने देखा पल्लवी श्रीषा के सर पर दुपट्टा डाल रही थी। डोर की आवाज सुन दोनों डोर की तरफ देखने लगी। मीनाक्षी की नजर जब श्रीषा पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रहे भी क्यों ना, आखिर श्रीषा लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। लाल लहंगा में निखरता हुआ गोरा बदन, थोड़ी सी ज्वेलरी, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर लाल लिपस्टिक, नेचुरल लाल गाल, बिल्कुल हल्के मेकअप के साथ श्रीषा बला की खूबसूरत लग रही थी। मीनाक्षी ने श्रीषा को देख अपने गुस्से को काबू करते हुए पल्लवी से कहा, श्रीषा सजना हो गया हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी मुंह बनाते हुए चली गई। मीनाक्षी के जाते ही श्रीषा अपनी जगह से खड़ी हो गई। पल्लवी ने श्रीषा की तरफ देखते हुए कहा, एक बार और सोच ले। श्रीषा ने उसे एक फीकी सी मुस्कान देकर और अपने सिर पर घूंघट डाल लिया।
पल्लवी ने श्रीषा के लहंगे को ठीक किया और बाहर लेकर चली गई। श्रीषा हवन कुंड के पास आई और अपने घूंघट के अंदर से बाहर का नजारा देखने लगी। तभी उसकी नजर देव पर पड़ी। उसने देव के चेहरे को देखा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। देव ने श्रीषा पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया, सिर्फ आकर अपनी जगह पर बैठ गई। श्रीषा के आते ही पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू की। धीरे धीरे शादी आगे बढ़ने लगी। पंडित जी देव से मंगल सूत्र पहनाने को कहा। वर वधू के गले में मंगल सूत्र पहनाए। पंडित जी की बात सुनकर देव ने अपनी जेब से चैन निकाली जिसमें एक ब्लैक कलर का बहुत सुंदर सा मोती था। धीरे से श्रीषा का घूंघट उठाया। उसने जैसे ही मंगल सूत्र पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ अपने आप रुक गए। वह एकटक श्रीषा को देखने लगा, जो खूबसूरती के साथ मासूमियत से भरी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी, इसलिए श्रीषा को देखकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर जैसे जैसे कुछ याद आया, उसका मन गुस्से से भर गया। उसने जल्दी से श्रीषा के गले में मंगल सूत्र पहनाया और अपनी नजरें फेर ली। पंडित जी ने जल्दी जल्दी शादी को आगे बढ़ाया और देव के आगे सिंदूर की डिब्बी रख दी। देव ने जैसे ही श्रीषा की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और कुछ आंसू का कतरा बन गया। फिर पंडित जी ने देव की तरफ देखते हुए कहा, वधू के माता पिता को बुलाइए कन्यादान के लिए। माता पिता का जिक्र सुन श्रीषा की आंखें फिर भर आईं। साहिल और मीनाक्षी जैसे ही आगे आए कन्यादान के लिए, तभी पल्लवी ने आगे आकर पंडित जी से कहा, पंडित जी, वधू के माता पिता नहीं हैं, क्या मैं कन्यादान कर सकती हूँ? पल्लवी की इस हरकत पर मीनाक्षी का मुंह बन गया। उसे भी कोई शौक नहीं था श्रीषा का कन्यादान करने का। पंडित जी पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देव की आंखें देखी और उन्होंने जल्दी से हाँ कह दिया। पल्लवी ने जल्दी से श्रीषा का कन्यादान किया और फिर गठबंधन भी उसी ने किया। वह दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और कुछ ही देर में शादी हो गई। पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। देव ने पंडित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे कुछ बात करते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। श्रीषा देव को जाते हुए देख रही थी। तभी उसने उसकी तरफ आते हुए कहा, मैम, आप अपने घर वालों से मिल लीजिए, सर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। श्रीषा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और साहिल मीनाक्षी के पास चली गई। उसने झुककर दोनों का आशीर्वाद लिया। साहिल ने झूठी सी मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद दिया और मीनाक्षी का अभी भी मुंह बिगड़ा हुआ ही था। उन दोनों का आशीर्वाद लेते ही श्रीषा भागते हुए पल्लवी के पास गई और उसे कस कर गले लगा लिया। इतनी देर से जो आंसू उसने समेट कर रखे थे वह निकल गए। अभी भी रो रही थी क्योंकि श्रीषा ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। उसे गले लगाकर थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहीं। तभी शिव ने कहा, मैम, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीषा जल्दी से पल्लवी से अलग हुई और बोली, बस कर, मुझे ससुराल भी जाना है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। श्रीषा की बात सुनकर पल्लवी मुस्कुराने लगी। उसने उसके सर पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और मुझे रोज याद करना, वरना बात नहीं करूंगी। पल्लवी की बात पर श्रीषा ने कुछ सोचते हुए कहा, पल्लवी, मैं तो फोन करना अभी से भूल गई। श्रीषा ने पल्लवी उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा कि याद दिलाऊंगी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी थी। दोनों ने आखिरी बार हग किया और बॉडीगार्ड के साथ श्रीषा चली गई। पल्लवी भी अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। तभी उसकी नज़र कूलर के पीछे पड़ी तो उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आए। थोड़ा और आगे आकर देखने लगी क्या हो रहा है। उसने देखा सामने साहिल और मीनाक्षी खड़े हैं और शिव उन लोगों को एक काले रंग का बैग पकड़ा रहा है। यह सारा सीन देख पल्लवी ने अपने मन में कहा, यह सब क्या हो रहा है और आदमी तो उन लोगों के साथ आया है।
यहाँ क्या कर रहा है और इस बैग में क्या है। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी वह बैग पकड़ा कर वहाँ से चला गया। उस बैग को देखकर जो चमक मीनाक्षी की आंखों में थी, वह पल्लवी भी अच्छे से समझ पा रही थी। तभी साहिल ने बैग नीचे रख कर खोला। बैग में पैसे देखकर मीनाक्षी की आंखें लगभग बाहर आने को थी। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, बैग में पैसे मतलब इन लोगों ने श्रीषा का सौदा किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यह लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। यह सब सोचते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी श्रीषा ने पहले भी बहुत तकलीफ देखी है, फिर भी मुस्कुराती रही है। प्लीज उसकी यह मुस्कुराहट बरकरार रखना, उसे हिम्मत देना आने वाली मुश्किलों से लड़ने की। इतना कहकर उसने एक नज़र गुस्से से साहिल और मीनाक्षी को देखा और वहां से निकल गई। श्रीषा धीरे धीरे चलकर गाड़ियों के पास आई। एक बॉडीगार्ड पास में जाकर उसके लिए डोर को ओपन किया। श्रीषा उसमें अंदर बैठ गई। उसने देखा अंदर तो पहले से ही बैठा था देव। श्रीषा पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए काम कर रहा था। श्रीषा के चेहरे पर अभी भी घूंघट था, जिससे वह कुछ साफ तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे इतना तो पता था जो सामने बैठा है वह और कोई नहीं, उसका पति ही है। देव अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहा था और श्रीषा चुपचाप अपनी नजरें नीचे करके बैठी थी। देव ने लैपटॉप पर ही अपनी नजरें गड़ाए आगे शिव से पूछा, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह पूरा हुआ? शिव ने तुरंत जवाब दिया, यस बॉस, मैंने सब रेडी करवा लिया है। देव ने कहा, ओके, और वापस अपने काम में बिजी हो गया। श्रीषा ने जब देव की आवाज़ सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कभी यह आवाज़ सुनी है और इनकी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी लग रही है। श्रीषा सोच ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। ऐसे अचानक ब्रेक लगाने से श्रीषा देव से टकरा गई। श्रीषा के टकराते ही देव की बॉडी में करंट सा दौड़ गया। वह घूंघट के अंदर से ही श्रीषा की आंखों में देखने लगा। श्रीषा भी एकटक उसकी आंखों में ही देख रही थी। श्रीषा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जल्दी से देव से दूर हट गई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, सॉरी। श्रीषा की आवाज़ सुन देव अपने होश में आया। उसने ड्राइवर को गुस्से में कहा, तुम देख के नहीं चला सकते? देव की बात सुन ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। उसने घबराती हुई आवाज़ में कहा, सॉरी बॉस, आगे से नहीं होगा। कहकर उसने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी दूर में उनकी गाड़ी सिंह रेजिडेंस के सामने आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही देव ने अपना लैपटॉप बंद किया और गाड़ी से उतर गया। देव को उतरता देख श्रीषा जल्दी से उतर गई। जैसे ही उसकी नज़र सामने गई वह हैरान हो गई। श्रीषा अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। आखिर क्या श्रीषा ने ऐसा देखा? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।